अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है नाज़रीन, उसमें हम डिस्कस करेंगे थ्रोम्बोसिस को, कि थ्रोम्बोसिस क्या है और इसकी टाइप्स कितनी हैं, कौन से लोग हैं जो इफ़ेक्टीज़ हो सकते हैं थ्रोम्बोसिस के। और इसके अलावा इसकी डायग्नोज को हम देखेंगे कि इसको थ्रोम्बोसिस को डायग्नोज कैसे करते हैं। और लास्ट में इसकी सिम्टम्स हम देखेंगे कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं। जो हमें नज़र आए तो हम कह सकते हैं कि ये थ्रोम्बोसिस है। और लास्ट में हम इसकी डिस्कस करेंगे फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेज भी। तो सबसे पहले अगर हम थ्रोम्बोसिस को देखें कि थ्रोम्बोसिस बेसिकली क्या चीज़ है। थ्रोम्बोसिस को हम डीवीटी भी कहते हैं। ये मींस के डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी इसको कह सकते हैं। तो थ्रोम्बोसिस में बेसिकली होता ये है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो थोड़ा सा वेन्स या आर्टरी के अंदर जब क्लॉट होता है, तो बेसिकली उसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है उस पार्ट को। और उस पार्ट के डिस्टर्ब होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये थ्रोम्बोसिस कहलाता है। अब थ्रोम्बोसिस की टाइप्स को हम देखें तो हमारे पास थ्रोम्बोसिस की दो टाइप्स आती हैं। सबसे पहली जो टाइप हमारे पास थ्रोम्बोसिस आती है, दैट इज कॉल्ड आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये वो थ्रोम्बोसिस होती है जो बेसिकली आर्टरी के अंदर होती है। यानी कि जो आर्टरी जो शरेयान होती है, जिसके अंदर साफ खून होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके अंदर जब ये ब्लॉकेज आती है, क्लॉट बनता है, तो ये क्लॉट बेसिकली इस क्लॉट बनने की वजह से जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है हार्ट को, और जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है ब्रेन को, वो दोनों इफेक्ट्स होते हैं। और इस इफेक्ट की वजह से जो दो प्रॉब्लम बेसिकली हो सकते हैं, उसमें एक हार्ट अटैक है और द सेकंड प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रोक की है। तो बेसिकली जो आर्टेरियल बेसिकली आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस है, इसमें ये दो प्रॉब्लम हमें पेश आ सकते हैं पेशेंट को, जिसमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक है। अब अगर सेकेंडली हम देखें तो जो सेकंड टाइप हमारे पास थ्रोम्बोसिस की आती है या डीवीटी की आती है, तो यो वो बेसिकली वेनस थ्रोम्बोसिस होता है। और वेनस थ्रोम्बोसिस जो है बेसिकली क्या है, नाम से जैसे क्या है, वेनस मीन्स कि ये बेसिकली वेन्स के अंदर होता है। और वेन्स के अंदर जब ब्लड का क्लॉटेज आती है तो उसको हम वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और ये बेसिकली इसके हम वेनस थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म भी कह सकते हैं, जिसको वीटीई भी कहा जाता है। और बेसिकली ये जो क्लॉट होता है ये इफेक्ट करता है लंग्स के अंदर। ये बेसिकली ये जो क्लॉट बनता है लंग्स के अंदर बनता है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, अस्थमेटिक इशू भी हो सकता है और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप्स हैं हमारे पास थ्रोम्बोसिस की। अब अगर आप देखा जाए तो थ्रोम्बोसिस के इफेक्टीज कौन से लोग हैं, यानी कि कौन कौन से लोग हैं जिन जो इससे प्रॉब्लम से इफेक्ट हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है, उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर मींस के अगर किसी के आबाओ अजदाद में फैमिली हिस्ट्री में थ्रोम्बोसिस है तो डेफिनेटली उसमें ये आ जाएगी। उसके बाद सेकेंडली अगर देखा जाए तो आर्टेरियल फाइब्रिलेशन है। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है, जो हार्ट का अपर चैम्बर होता है वहाँ पे जो बीट होती है, हार्ट की बीट होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और जिसकी वजह से ब्लड की जो सप्लाई होती है वो वक्ती तौर पर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है, अगर शुगर का मर्ज़ है तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा हार्ट डिजीज़ अगर कोई है तो ऐसे लोग भी इसके इफेक्टिव हो सकते हैं। और अब अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स को हम देखें तो मेजर साइन एंड सिम्टम्स को अगर हम देखें तो सबसे पहली साइन एंड सिम्टम्स में तो इसकी स्वेलिंग आती है। यानी कि बेसिकली जिस एरिया में भी क्लॉट बनेगा और उस क्लॉट की वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब होगी और उसकी वजह से जो इफेक्टेड एरिया होगा क्लॉट वाला, वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो सेकेंडली जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, जो कलर है स्किन का वो चेंज हो जाएगा। मींस के येलो पेल कलर इस किस्म की स्किन हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू बाकी बॉडी की स्किन के। वहाँ का स्किन का जो कलर है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें सिम्टम्स में आती है, दैट इज़ टेम्परेचर। मींस कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि उसमें डिफरेंट होगा, जो अपर पार्ट है बॉडी का वो गर्म होगा, और जो ये एरिया होगा जिसमें क्लॉट बन जाएगा वो एरिया ठंडा हो जाएगा।
क्यों ठंडा होगा? बेसिकली उस एरिया में जो ब्लड सप्लाई है वो रुक गई है, खून की गर्दिश रुक गई है, जिसकी वजह से वो एरिया ठंडा हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास मेजर सिम्टम्स हैं इसकी थ्रोम्बोसिस की। अब अगर इसको हम डायग्नोज की तरफ आ जाएँ, तो इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? डायग्नोज के हवाले से हमारे पास देखा जाए तो डायग्नोज में 3 चीज़ें हैं। एक तो हम फिज़िकली अगर इसको डायग्नोज करें, तो फिज़िकली क्या चीज़ डायग्नोज हम करेंगे? जैसे कि मैंने पहले बताया कि थ्रोम्बोसिस का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये होता है कि जब ये क्लॉट बनता है, तो उस क्लॉट की वजह से जो लेग का एरिया है, अगर लेग के एरिया में है तो वहाँ पे डेफ़िनेटली उसके स्वेलिंग आ जाएगी, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि मे बी जो है ना ये थ्रोम्बोसिस की वजह से भी हो सकता है। अगर हम फर्दर स्टडीज़ को हम देखना चाहें कि इसमें वाक़ई थ्रोम्बोसिस है या कोई और चीज़ है, तो उसमें आप सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई वगैरह हो गया, तो ये टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं ताकि हमें ईज़िली उसका हमें पता चल जाए। अब हम आते हैं लास्ट में इसकी एक्सरसाइज़ेस के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज़ेस थ्रोम्बोसिस के हवाले से ये ज़रा टिपिकल केस है और इस केस में मोस्टली जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं वो काफ़ी गलतियाँ भी करते हैं और जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है पेशेंट के। अब जैसे कि एक क्लॉट बना हुआ है, वेन के अंदर वो क्लॉट है, तो अब यहाँ पे फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट के हवाले से ना कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि फिजियोथेरेपी में जैसे इंफ्रारेड यूज़ की जाती है, इंफ्रारेड लैंप यूज़ किया जाता है, हीट दी जाती है पेशेंट को। तो अगर थ्रोम्बोसिस के जैसे केस है, स्वेलिंग ऑलरेडी पेशेंट को इंक्रीज़ है और अगर इस सिचुएशन में आप इंफ्रारेड देंगे तो डेफिनेटली उसके दो नुकसान वगैरह हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान तो उसका ये हो सकता है कि उसमें बेसिकली जो स्वेलिंग है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और सेकेंडली ये है कि क्योंकि इंफ्रारेड जो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करती है, तेज़ करती है, तो इन केस वो क्लॉट जो है ना वो ट्रैवल करके कहीं और भी जा सकता है बॉडी के पार्ट में और फिर वो बड़ा ज़्यादा नुकसान करेगा। तो ये बेसिकली चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर देखा जाए फिजिकल थेरेपी में ट्रीटमेंट में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? फिजियोथेरेपी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे थ्रोम्बोसिस में, उसमें हम मोस्टली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ कि उसमें जस्ट हम अगर फोकस करें 2 से 3 चीज़ों पे थ्रोम्बोसिस का बहुत अच्छा हो सकता है। एक्सरसाइजेस तो उसमें है ही हैं जो हमने करानी है। उसके अलावा अगर हम यूज़ करेंगे मसाजर का यूज़ करेंगे उस अफेक्टेड एरिया में, तो वो बेसिकली जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करेगी। एक्सरसाइजेस के अलावा जो लेग स्टॉकिंग है वो पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो पहनने के लिए कहें तो उससे बेसिकली कंप्रेशन होता है और कंप्रेशन की वजह से जो स्वेलिंग है वो क्या कहते हैं डिक्रीज़ हो जाएगी। और लास्ट चीज़ जो है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रात को जब पेशेंट सोता है तो डेफ़िनेटली उससे सोने की वजह से जो है ना उसमें भी स्वेलिंग का इज़ाफ़ा होता है। तो इसमें ये कि इस हवाले से अगर स्वेलिंग को देखा जाए, स्वेलिंग को रिड्यूस किया जाना चाहिए। कैसे किया जाए? उसमें ये कि अगर उसकी जो लेग है उसको एलिवेट करेंगे। एलिवेट मीन ऊँचा रखेंगे, यानी कि बेड के ऊपर ऐसे पड़ी हुई है तो उसको किसी न किसी चीज़ से बाँध के थोड़ा-सा एलिवेशन में रख देंगे। तो एलिवेशन में रखने का फ़ायदा ये होगा कि उस एरिया की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होगी और जो स्वेलिंग है वो डिक्रीज़ होगी। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिकली थ्रोम्बोसिस को हमने डिस्कस किया, थ्रोम्बोसिस की टाइप्स को डिस्कस किया, इसको बेसिकली इसके फैक्टर्स को डिस्कस किया, साइन एंड सिम्पटम्स को डिस्कस किया और हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं ये डिस्कस किया हमने और फिर लास्ट में हमने इसके फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कशन की। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अंटिल देन इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।